Good morning, everyone. So, today we are going to revise the last chapter of the ecology unit, that is biodiversity and its conservation. इस चैप्टर के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट किया था। अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसके बारे में हमने स्टडी किया था। बायोडाइवर्सिटी और उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं जेनेटिक लेवल पे जो होती है, स्पीशीज़ के लेवल पे जो होती है, ये सब हमने टाइप्स उसकी की थी और उसे कंजर्व कैसे किया जाए ये हमने स्टडी किया था बायोडाइवर्सिटी। और उसके कंजर्वेशन के कौन कौन से मेथड थे वो हमने स्टडी किया था। तो आज ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, और आज ये यूनिट हम इसके साथ ही कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे सारा। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम रिवीजन करेंगे इसकी भी। लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट इकोसिस्टम का कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द सेक्रेड ग्रूव्स ऑफ अरावली हिल्स एंड द ऊटी botanical garden both aim at biodiversity conservation. How do they different in their approach? So this question is from द मैथ मीन्स डिफरेंट टाइप्स जो कंजर्वेशन के लिए हम स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं ये वो वाली जगहें होती हैं, सेक्रेड ग्रूव जो पूजनीय होती हैं, जिनको रिलीजियस बिलीफ के चलते हुए वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो बहुत कम की जाती हैं। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, खासी हिल्स हो गई, ठीक है, नागा हिल्स हो गई। तो ये वाली जो एरियाज़ हैं ये सेक्रेड है, ठीक है। तो अरावली हिल्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ग्रूव्स हैं जो कि सेक्रेड हैं, उन्होंने बोला ये। और जो ऊटी बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है, ऊटी जगह का नाम है और बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे, ये दोनों का जो एम है वो कह रहे हैं कि सेम है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ही करना, बट इनकी अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। अप्रोच कैसे डिफरेंट है दैट हमने दो तरह के जो स्ट्रेटजीज पढ़ी थी कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करते हैं, इन सितु एंड एक्स सितु। इन सितु का मतलब होता है कि वो अब किसी भी एनिमल को या प्लांट को उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही कंजर्व करना। तो जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं अरावली हिल्स के, तो वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ही किसी भी प्लांट को या एनिमल को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बोटेनिकल गार्डन है दैट इज़ द एक्स सितु अप्रोच, मीन्स कि ये बोटेनिकल गार्डन एक बहुत बड़ा एक गार्डन टाइप एरिया होता है जिसमें किसी भी प्लांट को किसी भी प्लांट को, फ्लावर को प्लांट किया जाता है वहाँ पे उसको कंजर्व करने के पर्पज़ से। ऑब्वियसली उनका स्टडी का पर्पज़ भी एक अलग होता है, लेकिन दोनों का काम क्या है कि कंजर्व करना किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी एनिमल को, या सॉरी इस केस में से प्लांट्स आएंगे बोटेनिकल गार्डन्स। तो एनिमल को या सॉरी प्लांट को यह क्या करना, कंजर्व करना, बट इनकी अप्रोच अलग है। ये इन सितु मेथड है, ये एक्स सितु मेथड है। मीन्स यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में उसमें कंजर्वेशन हो रही है, यहाँ पे नेचुरल नहीं है, अंडर द सुपरविजन ऑफ ह्यूमंस जो है वो कंजर्वेशन जो है की जा रही है। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। Move towards second question. Alien species are highly invasive and a threat to indigenous species. Explain with the help of example. We know that जो alien species हैं, first of all understand the concept of alien species. एलियन स्पीशीज।
तो वो स्पीशीज़ जो उस पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग नहीं करती है, जो बाहर से है, मान लें कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकता है, या कोई भी जगह हो सकती है, वहाँ पे वो प्लांट जो है वो नॉर्मली ग्रो नहीं करता है, वो आउटसाइड बाहर से आता है उस एरिया में, बट बिकॉज उस जगह का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो उस स्पीशीज़ की ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट करता है, तो उसका क्या हो जाता है कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही शुरू हो जाती है कि वो हर जगह पे ही होती है। ग्रोथ इतनी क्यों होती है? क्योंकि नेचुरली वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, तो उसका कोई नेचुरल जो प्रेडेटर है वो वहाँ पे नहीं है, उसको कोई ऐसा एनिमल वहाँ पे नहीं है जो कि उसको खाएगा। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत फेमस भी है, अफ्रीकन रॉक पाइथन। ये एक पाइथन की स्पीशीज, अजगर जिसको बोलते हैं, अफ्रीका का रॉक पाइथन है, अफ्रीका के जंगलों में रहता है, वहाँ पे इसके नेचुरल जो प्रेडेटर्स है वो भी हैं, ठीक है। लेकिन इस अफ्रीकन रॉक पाइथन को किसी एक इंसान ने मतलब कि यूएसए में लेके गया उसे पालने के पर्पज़ से, तो वहाँ पे कुछ टाइम तक उसने रखा यूएसए के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको उसने छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। और वो वहाँ पे जो है वो अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। स्पेशली जो मायामी वाला एरिया है, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया का मौसम होता है, बिल्कुल गर्म रहता है चारों सारा साल, वैसे ही मायामी का मौसम है, यूएसए के अंदर एक जगह है। तो वहाँ पे वो एज अ एलियन स्पीशीज़ क्या कर गया, ग्रो कर गया। अब उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा वहाँ पे हो गई है, ठीक है, कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिले जहाँ पे भी वो दिखते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है वहीं पे। दिस इज़ अ फर्स्ट एग्जाम्पल। हमने ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना था, ठीक है। एलियन स्पीशीज़ हाईली इन्वेसिव होती हैं, ये मैंने बता दिया क्यों होती हैं, इंडिजीनियस स्पीशीज़ के लिए थ्रेट होती हैं, हमने एग्जाम्पल्स बतानी है। इंडिया के अंदर कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं? इंडिया के अंदर जो स्पीशीज़ हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, एलियन स्पीशीज़ हैं, वो हैं पार्थेनियम, इसको कैरेट ग्रास, गाजर बूटी बोलते हैं, कैरेट ग्रास, ठीक है। ये फर्स्ट है, कैरेट जैसी होती है थोड़ी दिखने में, ठीक है। वाटर हाइसिंथ, जिसको हम बोलते हैं शॉर्निया, ये वाटर बॉडीज़ के ऊपर बहुत इजीली दिख जाती है ये वाली शॉर्निया, ठीक है, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। ये दोनों ही स्पीशीज़ जो हैं क्या हैं इंडिया के अंदर, एलियन स्पीशीज़ हैं। इन्हें ना तो कोई खाने वाला यहाँ पे है, ठीक है, नेचुरल प्रेडेटर इनका कोई भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये क्वांटिटी में, अमाउंट में ग्रो करती हैं, ठीक है। ये तो एशॉर्निया जो है ये ऑलमोस्ट जो भी लाइफ होती है इन वाटर के अंदर वो सारी ख़त्म कर देती है। So this is the second question. Move towards the third question. Explain the Rivett-Popper hypothesis. तो Rivett-Popper hypothesis क्या बोलता है? ये हमने एक थ्योरी है जो आपके इस चैप्टर के अंदर गिवन है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर ये एज इट इज़ क्वेश्चन ही आया था, जस्ट एक्सप्लेन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट यहाँ पे एरोप्लेन को बोला गया है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस रिवेट इज एन एरोप्लेन, पॉपर्स जो हैं वो हैं स्क्रूज। रिवेट एरोप्लेन को बोला गया है और स्क्रूज जो हैं वो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे एक एरोप्लेन है,
एरोप्लेन की बॉडी को जो एक दूसरे के साथ अटैच करके रखते हैं वो है स्क्रूज। ठीक है, उन्हीं स्क्रू को ये नेम दिया गया है रिवेट। अब एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम को, और स्क्रूज रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज को। जैसे स्क्रू जो है वो एक के बाद एक स्क्रू हम एरोप्लेन के अंदर लगाते जाते हैं, उसको टाइट करते जाते हैं, तो पूरा प्रॉपर एक एरोप्लेन जो है वो फंक्शनिंग होता है, फंक्शनल होता है। अगर हम एक एक स्क्रू को बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है, और जो एरोप्लेन का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा, अनस्टेबल होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे अगर स्क्रूज निकल गए तो वो एरोप्लेन क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, वो बिल्कुल ही हवा में टूट फूट जाएगा। ठीक है, इसी सेम वे में जो स्पीशीज़ है वो स्क्रू का काम करती हैं और वो इकोसिस्टम को बनाने में मतलब हेल्पफुल होती हैं। अगर एक एक स्पीशीज़ ख़त्म होती जाए तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो उस टाइम पे वो सारा का सारा इकोसिस्टम भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ये 3 मार्क्स में एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, जिसमें आपने बस उसको एक्सप्लेन करना था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। एरोप्लेन इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्क्रूज हैं वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एक स्पीशीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी और एट द एंड जो है वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। दिस इज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a table below shown the area। टेबल में हमें 3 चीज़ें गिवन है, एरिया गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। एरिया, y इंटरसेप्ट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट 2 कॉन्टिनेंट्स के हमें गिवन है, दैट इज़ अफ्रीका एंड यूरोप। तो ये हम टेबल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कौन सा टेबल है। सो हियर अफ्रीका एंड यूरोप। अफ्रीका का हमें गिवन है एरिया 62,000 किलोमीटर स्क्वायर एंड यूरोप का 65,000 किलोमीटर स्क्वायर। वाई इंटरसेप्ट सी अफ्रीका का 10 है और यूरोप का 20 है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो 1 है दोनों का ही। इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने सबसे पहले तो स्पीशीज़ रिचनेस जो है वो दोनों कॉन्टिनेंट्स की हमने काउंट करनी है। तो कैसे, इसके लिए हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल है वैसे एक्चुअली। हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है। अगर हमने स्पीशीज़ रिचनेस को कैलकुलेट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस के साथ, विच इज़ इक्वल्स टू इंटरसेप्ट मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय इंटरसेप्ट द पावर z, मीन्स कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, और इसको हम ऐसे लिखते हैं s इज इक्वल्स टू AC द पावर z। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीशीज रिचनेस। s इज स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। एरिया है हमारे पास a, y इंटरसेप्ट c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट z के साथ। सो स्पीशीज रिचनेस इक्वल्स टू AC द पावर z। अब हमने अफ्रीका के लिए अगर हमने कैलकुलेट करना है अफ्रीका, तो अफ्रीका की स्पीशीज रिचनेस, एरिया कितना है हमारे पास गिवन 62,000 स्क्वायर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय c विद द वैल्यू इज 10 द पावर 1, तो ये 10 ही रहेगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 6,20,000। ये हमारे पास इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी अफ्रीका की। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के हमारे पास एरिया कितना है 65,000 मल्टीप्लाई विद द इंटरसेप्ट दैट इज़ 20 द पावर 1। तो 65 को अगर हम 20 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
13 लाख, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मीन्स स्पीशीज़ रिचनेस किसकी ज़्यादा है? यूरोप की ज़्यादा है, यूरोप की स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है। तो हम बैक क्वेश्चन पे ऊपर ही आते हैं। कैलकुलेट द स्पीशीज़ रिचनेस ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। तो हमने देख लिया है अफ्रीका की जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो कितनी आई, 6,20,000, एंड जो यूरोप की आई है दैट इज़ 13 लाख जो हमारे पास आई है। सो which of these continents show higher biodiversity? So it is Europe that show higher biodiversity. Third part of this question is state any two factors that cause an increase in biodiversity. कि ऐसे दो कारण हमने बताने हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ही देखें, यहीं पे अगर हम देखें फॉर्मूला के बेस पे ही देखें, तो ये अगर हमारे पास फॉर्मूला है स्पीशीज रिचनेस का, तो स्पीशीज रिचनेस किस पे डिपेंड करती है? एरिया के ऊपर। एरिया अगर किसी मतलब कि किसी जगह का जो जोग्राफिकल एरिया है वो बहुत बड़ा है तो उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो जोग्राफिकल एरिया जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस। और सेकंड जो फैक्टर डिपेंड करता है दैट इज़ ऑब्वियसली इन्वायरमेंट और टेम्परेचर। अगर आप देखें ठंडी जगह जितनी भी होती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स की डाइवर्सिटी नहीं होती है। अगर आप पोलार रीजन पे चले जाएँ, पोल्स पे चले जाएँ, आर्कटिक में चले जाएँ, तो वहाँ पे हार्डली आपको कुछ ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएँ ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे आ जाएँ, ठीक है, जहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ रिचनेस है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इन्वायरमेंट वैसा है जो कि नंबर ऑफ मोर स्पीशीज़ को मतलब कि के लिए सूटेबल है, ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पे ग्रो कर सकती हैं। So next, the last question. Name any two factors responsible for the loss of biodiversity in a geographical area. हमने कोई ऐसे दो फैक्टर्स बताने हैं जो कि जियोग्राफिकल एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ख़त्म करने के लिए, ख़त्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं, लेकिन लाइक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक जो वर्ड है ये आपने अच्छे से मेंशन करना है। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़। मैंने ये बताया आपको कि जो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड है, एंथ्रोपोलॉजी दैट इज़ रिलेटेड विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। नेचुरल डिज़ास्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइक वल्केनिक eruption, ठीक है। अगर कहीं पे फ्लड आ गए तो बायोडाइवर्सिटी पे खतरा हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, these are the two factors that is responsible for the loss of biodiversity in a geographical area. Next is questions. आपने questions करने हैं होमवर्क के लिए. So this is the first question for the homework. Name and type of biodiversity represent by the following. तो आपने बायोडाइवर्सिटी की टाइप जो है वो बतानी है कि जो फॉलोइंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेन्स हैं राइस की। ये कौन सी बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्टरीज एंड अल्पाइन मीडोज इन इंडिया। एस्टरीज और अल्पाइन जो मेडोज़ हैं इंडिया के अंदर, ये किस तरह की बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्पाइन क्या होते हैं, एस्टरीज क्या होती हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। एस्टरीज वो चीज़ें होती हैं जो जब नदी समुद्र के अंदर मिलती है तब बनती हैं, ठीक है। तो अल्पाइन ठंडी जगह वाली चीज़ों को बुलाया जाता है। मैंने जस्ट हिंट दिया है, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन ही इनके बताई है। तो ये दोनों चीज़ें हैं इंडिया में, तो इंडिया में ये किस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सी इज़
1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़ इन इंडिया, मैंगो की 1000 वेराइटीज़ हैं, ये किस तरह की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरिएशन इन द टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कंसनट्रेशन ऑफ अ रेस्पराइन इन रेवोल्फिया वोमिटेरिया ग्रोइंग इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ हिमालयाज। तो जो ये प्लांट है रेवोल्फिया ये इसके अंदर एक पोटेंट केमिकल होता है जिसको रेस्पराइन बोलते हैं। तो वो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में जहाँ पे ग्रो करता है, तो उस यू कैन से कि जो ये रेस्पराइन है उसकी कंसंट्रेशन और उसकी पोटेंसी जो है वो डिफरेंट है। तो ये किस तरह की वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ द ओनली वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट ऑन योर होमवर्क। एंड होमवर्क और जो जितने भी क्वेश्चंस हमने आज किए हैं वो सारे आपने क्लास बुक कॉपी उसका नोट्स बना लिए। थैंक यू वेरी मच।